हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नो की कोर्स BHDS 183 करवाऊँगी। ये आपकी है ना, ये हिंदी की बुक है। देखिए, इस बुक का नाम है अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। और इस बुक को सबसे पहले तो इसका कवर पेज देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही सुंदर सा कवर पेज है इसका। इस बुक में ना 2 खंड हैं, मतलब 2 ब्लॉक्स में इस बुक को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट खंड 1 है अनुवाद का परिचय और साहित्य अनुवाद, और सेकंड खंड आपको दे रखा है प्रशासनिक अनुवाद और पारिभाषिक शब्दावली। अभी हम इसका फर्स्ट खंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपको टोटल 6 यूनिट्स दे रखी हैं, मतलब 6 इकाई इसमें आपको फर्स्ट ब्लॉक में दे रखी हैं। और अभी मैं आपको इसकी इकाई 1 करवाऊंगी, जो कि है अनुवाद स्वरूप और आयाम। स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। आप इस बुक के बिल्कुल लास्ट में, जो ये आपकी बुक है ना, यहाँ पे इसके लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं। ऊपर ना यहाँ पे कुछ आपको फिलअप्स दे रखे हैं, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ना आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे अभ्यास के लिए प्रश्न, और यहाँ मैंने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपके यहाँ पे पेज नंबर लिख दिए हैं। अगर आपके पास में बुक है तो इन पेज नंबर पे आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन है आपके पास में, अनुवाद शब्द से क्या अभिप्राय है, अनुवाद के अर्थ पर प्रकाश डालिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, जिसमें आपको पहले इसको अनुवाद जो शब्द है ना, इसका क्या मीनिंग होता है इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में इसका जो अर्थ होता है उसको क्लैरिफाई करना है। पेज नंबर 8 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। वेट अ मिनट। पेज नंबर 8 देखिए, ये रहा टॉपिक हमारे पास में, अनुवाद का अर्थ एवं परिभाषा। ये हेडिंग आपको दे रखी है। बुक है तो आप निकाल लीजिए, और अगर नहीं है बुक तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये हो गया आपका पेज एकदम सीधा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ, मतलब कि जो अनुवाद वर्ड है ना, ये कहाँ से आया है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो पहली चीज़ तो अनुवाद शब्द का मतलब होता है कि एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में ले जाना। जैसे इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। जैसे आपने कोई हिंदी में चीज़ पढ़ी, उसको आप इंग्लिश में समझा रहे हैं किसी को, या आपने इंग्लिश में कुछ पढ़ा, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ रहे हैं, तो ये क्या होता है अनुवाद। मतलब कि एक भाषा से उसी चीज़ को आप दूसरी भाषा में समझ रहे हैं। एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में ले जाना अनुवाद कहलाता है। अब अनुवाद जो है ना, इसकी बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, जो कि मैं आपको बताऊंगी। अनुवाद के बहुत सारे चिंतक हैं जिन्होंने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। पहले तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में आपको अनुवाद की डेफिनेशन दे रखी है। उसके बाद में अनुवाद शब्द का संबंध जो है ना, वो वद धातु से है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। अब वद जो है ना, इसके अगर हम प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते हैं, देखिए जैसे एक वर्ड होता है हमारा प्रत्यय, जो शब्द के पीछे लगता है, और एक वर्ड होता है हमारा उपसर्ग, जो कि वर्ड के आगे लगता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ बता रखी है कि जो अनुवाद है ना, इसमें आपको वद वर्ड से लिया गया है, और इसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय लगा के इसको मूल शब्द बनाते हैं, जिसको हम अनुवाद बोलते हैं। और अनुवाद का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है ना, उसे कहते हैं पुनः कथन, या किसी के कहने के बाद कहना। मतलब कि किसी ने कोई बात कह दी और आप उसको दूसरी लैंग्वेज में, या अपने लिए जो आपकी इजी लैंग्वेज है उसमें आप उस बात को कह रहे हैं, तो इसे कहते हैं अनुवाद। अब यहाँ पे देखिए, अनुवाद शब्द से तात्पर्य अनुकथन, मतलब दोबारा कहना, या फिर कहे हुए को फिर से कहना, या फिर दोहराना, या पुनः कथन से है। तो अनुवाद की यहाँ पे एक आपको डेफिनेशन दे रखी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा रखा है कि हम सभी जानते हैं कि भारत में प्राचीन समय में गुरु द्वारा गए कथन को दोहरा कर स्मरण करने की परंपरा थी। ऐसा इसलिए था कि उस समय शिक्षा की मौखिक परंपरा थी। यहाँ पे तो आपको बहुत पहले का एग्जाम्पल दे रखा है, जहाँ पे ये जो बहुत प्राचीन समय में जो गुरु होते थे, इनके जो शिष्य होते थे, आपने देखा होगा वहाँ पे ना रिटन मटेरियल इतना कुछ उनके पास होता नहीं था,
वेद वगैरह भी जो वो पढ़ते थे तो वो बोलकर ही पढ़ते थे, और जो उनके गुरु बताते थे वही शिष्य बोलकर उसी बात को रिपीट करते थे। और ऐसा हमारे ना आजकल क्लासरूम्स में भी आपने देखा होगा, स्कूल्स में देखा होगा आपने कि टीचर ने एक स्टेटमेंट बोली, उसके पीछे इवन जूनियर क्लासेस में यही जो टेक्निक है इसको फॉलो किया जाता है कि टीचर ने एक स्टेटमेंट बोली, उसके पीछे पीछे बच्चे बोलते हैं। जैसे आप अपने घर में भी बच्चों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सब चीज़ें सिखाते होंगे। तो ये भी क्या है, एक पार्ट है अनुवाद का, कि आपने एक वर्ड बोला, उसके पीछे उस बात को दोबारा कहा गया या उसको दोहराया गया, उसका रिपीटेशन किया गया। तो ये चीज़ें आती है हमारी अनुवाद की। और यहाँ पे इंग्लिश का मैंने आपको अभी ऊपर स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये ट्रांसलेशन भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनुवाद की परिभाषा। अब अनुवाद जो है ना वो उसकी बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस आपको यहाँ पे दे रखी है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना अलग अलग जो चिंतक हैं उनके अकॉर्डिंग अनुवाद की अलग अलग डेफिनेशंस आपको दे रखी हैं। जैसे मूल भाषा के संदेश से समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। जैसे एक मूल भाषा में, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में किसी मैसेज को या किसी भी चीज़ को लिख दिया गया, उसके बाद में आप उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करें जिसमें आप समझ पाएँ, या जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज हो या फिर जो लैंग्वेज मोस्टली लोगों को समझ आती हो, तो इस चीज़ को हम अनुवाद कहते हैं। इसके अलावा और भी आपको अनुवाद की अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं। जैसे अनुवाद एक ऐसा शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। जैसे एक लैंग्वेज में कोई बात को बोल दिया गया और उसके बाद में दूसरी लैंग्वेज में उसी सेम मैसेज को या उसी बात को दोबारा से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। इसके अलावा अनुवाद एक संबंध का नाम है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच में होता है, और ये पाठ समान स्थिति में समान प्रक्रिया संपादित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना अलग अलग आपको अनुवाद की डेफिनेशन दे रखी है। आप कोई भी ना 2 या 3 डेफिनेशंस को लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इसके प्रमुख चिंतक आपको बता रखे हैं। इनमें से कोई भी जो स्कॉलर्स हैं, आपको 2-3 नाम याद हो जाएं वो आप यहाँ पे लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ना गाइस जब आप आंसर में अपने स्कॉलर्स के नाम देते हैं तो उससे होता ये है कि जो एग्ज़ामिनर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं आपके लिखने के तरीके से। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें ना 2-4 स्कॉलर्स के नाम भी दे दें। इसके बाद में देखिए आगे क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए ये 2 क्वेश्चंस हैं। अनुवाद शब्द से क्या अभिप्राय है, अनुवाद के अर्थ पर प्रकाश डालिए, ये मैंने आपको करवा दिया। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन में जो विभिन्न चिंतक है ना उनके द्वारा दी गई अनुवाद की परिभाषा पर चर्चा कीजिए, ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे ना अलग अलग स्कॉलर्स ने इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनके नाम है, स्कॉलर के नाम उनके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए ये एक डेफिनेशन में ये दिखा देती हूँ आपको। ये जो आयरिश चिंतक थे ना, माइकल कॉर्निन, ये इन्होंने क्या बताया कि अनुवाद एक ऐसा यात्री है जो एक स्रोत से दूसरे स्रोत के बीच में यात्रा कर रहा है। मतलब कि अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं ना उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन आपको दे रखी है। आप 2 या 2 से ज़्यादा डेफिनेशंस को लर्न कर लीजिएगा और वो एग्ज़ाम में लिख कर आ जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अनुवाद के स्वरूप से क्या तात्पर्य है, कि जो अनुवाद का स्वरूप है ना इससे आप क्या समझते हैं। पेज नंबर 11 और 12 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। देखते हैं ये भी, ये रहा देखिए, ये रही हेडिंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अनुवाद का स्वरूप, इसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अनुवाद का स्वरूप है इसको मेनली ना 2 संदर्भों में देखा गया है। पहला है व्यापक और दूसरा है सीमित। जो व्यापक संदर्भ होता है इसमें हम अनुवाद को प्रतीक सिद्धांत के रूप में देखते हैं, और जो सीमित संदर्भ होता है इसमें अनुवाद को एक भाषिक क्रिया माना जाता है। देखिए एक हो गया आपके पास में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, और एक होता है कि भाषा के तरीके से जो भाषिक क्रिया है ना कि आप किसी चीज़ को बोलकर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो अनुवाद के 2 संदर्भ होते हैं, मेनली इसको 2 स्वरूप में पढ़ा जाता है। एक हो गया व्यापक और एक हो गया सीमित। एक व्यापक और दूसरा हो गया सीमित। इनको 1 बाय 1 यहाँ पे देखते हैं। जब अनुवाद का व्यापक संदर्भ है इसको बिना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हो गया अंतभाषिक, एक हो गया अंतर्भाषिक और एक हो गया अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। ये 3 अनुवाद हैं जिसको कि हम व्यापक संदर्भ के अंदर पढ़ते हैं। जो प्रतीक है ना वो विज्ञान की एक मूलभूत इकाई प्रतीक होती है।
इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो किसी के लिए किसी अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त होती है। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना कोई चीज़ को आप एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेज पर विचार करते हैं तो मेज शब्द स्वयं मेज न होकर मेज का प्रतीक मात्र है, जिसका चयन हमने उस वस्तु विशेष को पहचानने के लिए किया है। तो इट मीन्स कि जो व्यापक संदर्भ होता है ना, इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक जैसे आपने एग्जाम्पल से पढ़ा होगा कि जब आप बोलते हैं कि कोई दूध जैसा सफ़ेद है, तो क्या जब आप बोलते हैं कि दूध जैसा सफ़ेद है तो क्या इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान दूध है या फिर दूध के जैसा है। आप जैसा जब बोलते हैं ना, तो इट मीन्स कि आप उस चीज़ से उसका क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यही चीज़ जो हमारा व्यापक संदर्भ होता है, इसमें भी यही चीज़ होती है कि यहाँ पे आप ना उस चीज़ को पर्टिकुलरली ना लेकर उसको एक प्रतीक मात्र मानते हैं, मतलब कि वो उसका एक प्रतीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझाई गई है। और इसके ना देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स आपको दे रखे हैं। वेट अ मिनट, हाँ जी। तो यहाँ पे प्रतीक सिद्धांत के आधार पर जो रोमन जैक्सबर्न है ना, इन्होंने भाषिक पाठ के अंतर्गत 3 आधारों पर प्रयास किया है और ये तीनों आधार आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अंतभाषिक और अंतर्भाषिक और अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है हमारा अनुवाद का सीमित संदर्भ। पहला था हमारा व्यापक, जिसके 3 पार्ट से। नेक्स्ट आता है हमारा सीमित। सीमित का मतलब हो गया जहाँ पे अनुवाद को एक भाषिक क्रिया माना जाता है, भाषिक के रूप में। भाषिक का मतलब हो गया किसी चीज़ को आप बोलकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 पार्ट्स आते हैं। एक आता है हमारा पाठधर्मी अनुवाद और एक आता है प्रभावधर्मी अनुवाद। तो ये 2 अनुवाद आते हैं हमारे सीमित संदर्भ के अंदर। गाइस, अगर आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मतलब अगर आप कहेंगे ना तो मैं इसको पार्ट को आगे कंटिन्यू कर दूंगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तो भी आप मुझे बता दीजिएगा। मैं फिर इस पे ना मेहनत नहीं करके फिर कोई आपको दूसरी बुक करवा दूंगी। वैसे यहाँ पे देखिए ये बुक के लास्ट में ये 3 चीज़ें आपको बता रखी हैं। यही मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये जो क्वेश्चंस मार्क करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट्स में कंप्लीट करवा दूंगी। और अगर आपको नहीं सही लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आपको कोई दूसरी बुक करवा दूंगी इंग्लिश की। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।